बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान ख़ान की हुकूमत को कई मुश्किलात का सामना है। सबसे ज़्यादा इमरान ख़ान को महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ अपोजिशन तनकीद करती है, बल्कि आम आदमी को भी नज़र आता है कि उसके मसाइल हल नहीं हुए। जो उम्मीदें इस हुकूमत से लगाई गई थी, हुकूमत उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। ये आम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, अपोजिशन भी कहती है, कई हल्के बाकी भी कहते हैं, और इमरान ख़ान के हामी भी ये बात करते हैं। हुकूमती हलकों की तरफ से भी ये बात ज़रूर की जाती है। इन चीज़ों को लेके तो चाहिए था कि अपोजिशन एक तूफ़ान मचा देती, हल्ला गुल्ला करती, हुकूमत का नाटका बंद कर देती, हुकूमत को किसी जोगा ना छोड़ती। लेकिन अपोजिशन जैसी अपोजिशन इमरान ख़ान को मिली है, ऐसी शायद ही किसी हुकूमत को मिली हो। इमरान ख़ान को इस हवाले से खुशकिस्मत करार दिया जा सकता है कि इमरान ख़ान को अपोजिशन एक ऐसी मिली है जो गैर फ़ाल है, महज़ ज़ुबानी बातें करती है, अमली तौर पर कुछ भी इसके पल्ले नहीं है, ना अपने लिए ना आवाम को कुछ दिखाने के लिए। आज 2 अक्टूबर 2021 है, तारीख़ नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 2021। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े का। गुज़श्ता रोज़ का मतलब ये है कि 1 अक्टूबर को हुकूमत की तरफ से जो एक रोज़ कबल ऐलान किया गया था पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़े का, पेट्रोल 127 रुपये हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पेट्रोल का रिकॉर्ड कीमत है। इससे पहले पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ। इसी तरीके से डीज़ल और मिट्टी का तेल भी महंगा हुआ है। ये ऐलान हुआ था 30 सितंबर की रात को। उसके बाद आज अपोजिशन की तरफ से बयान सामने आया है। आज 2 तारीख को बयान सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं, ख्वाजा आसफ कहते हैं, बाकी लीडर भी कहते हैं कि हम इस इजाफ़े को मुस्तरद करते हैं। ये अवाम को मार देने वाली बात है। ये अवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये इन लीडरों की तरफ से कहा गया है, कौमी असम्बली में भी कहा गया है, सेनेट में भी कहा गया है, और अपने बयानात जो अमूमी तौर पर इनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है, या इनके जो रिपोर्टर हैं, इनकी मर्ज़ी की खबरें देने वाले रिपोर्टर, उनके ज़रिए इनके बयानात आज मीडिया में आए हुए हैं, छाए हुए हैं। कब छाए हैं, कब ये बयानात आए हैं? 2 अक्टूबर को, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा 30 सितंबर की रात को हुआ था। वो जब इजाफ़ा हुआ तो उस वक्त अपोजिशन के लीडर जो आज आसमान सर पे उठाए हुए हैं, इमरान ख़ान को ज़ालिम और गासिब करार दे रहे हैं, वो उस रात को सोए हुए थे। अगला पूरा दिन गुजर गया, और अगले पूरे दिन के गुजरने के बाद इनको ख्याल आया कि पेट्रोल की कीमतें भी आम आदमी की रसाई से बाहर हो गई हैं। तो इनकी तरफ से इस तरह के बयानात, शदीद किस्म के बयानात आने लगे। जब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, उसी वक्त अपोजिशन की तरफ से रद्द अमल आना चाहिए था। लेकिन ऐसी अपोजिशन इमरान ख़ान के लिए इंतहाई ज़्यादा सूदमंद है, जिनको तीसरे दिन जाकर जाग आती है। तीसरे दिन किसी भी खबर के ऊपर रद्द अमल देते हैं, और फिर शदीद रद्द अमल देते हैं जिसका उस वक्त कोई असर होने वाला नहीं होता। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े को अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि ये एक सुनामी है, हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नालायकी है। इससे यकीनन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, महंगाई में इजाफ़ा होगा। लोग वाकई परेशान हैं। लेकिन अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया गया, लोगों की हमदर्दियाँ समेट ली गईं, बड़ी बल्ले बल्ले हो गई, बड़ी वाह वाह हो गई। शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग गए, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद के नारे लग गए। बाकी भी जिस लीडर ने जो कहना था उसको बड़ा अप्रीशिएट किया गया। लेकिन नामाकूल लोगों से कोई बंदा पूछे कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं, नई कीमतों को मुस्तरद कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई तजवीज़ दी है कि किस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं हो सकता था?
जब आप आर्मी मार्केट से पेट्रोल ख़रीदते हैं तो आपको कीमतें अगर वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं तो आप किस तरीके से कीमतें कम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कीमतें कम होती हैं तो भी हमारी हुकूमतें तो कीमतें कम नहीं करती, लेकिन जब कीमतें ज़्यादा हो जाएं तो किस तरीके से कीमतों को कम किया जा सकता है, ये इस हुकूमत की नहीं हर हुकूमत की मजबूरी रही है। अपोजिशन की तरफ से ये बताना चाहिए कि जिस तरह वो कहते हैं कि अवाम का तेल निकाल दिया गया, बिलावल ने भी कहा है, शहबाज शरीफ ने भी कहा है, इनसे बंदा पूछे या इनको ख़ुद बताना चाहिए कि वो हुकूमत को कोई मशवरा दें कि हुकूमत किस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा ना करे। इसके बावजूद कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस तरफ आते हुए इन लोगों को मौत पड़ती है और सच बताते हुए इनकी जान जाती है। सच यही है कि पेट्रोल की कीमतें अगर आलमी सतह पर बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में आपको बढ़ानी पड़ेंगी। इसी तरीके से एक और रात की खबर है, गुज़श्ता रात की खबर है जो पूरे मीडिया पर छाई हुई है। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि उनकी हुकूमत TTP के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तहरीक तालिबान जो कालअदब करार दी जा चुकी थी, उनके साथ इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है और बातचीत हो भी रही है। इस हवाले से तुर्की TV को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें यह कहा गया कि अफ़गान तालिबान इस हवाले से सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हम कुछ ग्रुपों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको कौमी धारे में लाना चाहते हैं। आज पूरे का पूरा मीडिया बिल्कुल खामोश है। खामोश का मतलब यह है कि ये खबर तो ज़रूर लगी हुई है, हुकूमती हामियों की तरफ से इसकी हमायत में बात की गई है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से फिर वो सोई हुई है। जिस तरीके से 30 सितंबर की रात वो सो गई थी, हुकूमत की तरफ से कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शाम के वक्त अपोजिशन के लीडर जागे और उन्होंने फिर पेट्रोल महंगा होने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी तरीके से 1 अक्टूबर की रात को इमरान खान का जो TV इंटरव्यू था, जिसको सारे अखबारात ने अगले रोज़ रिपोर्ट किया, वो रिपोर्टिंग भी आज 2 तारीख को ये लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ये रद्द-ए-अमल देंगे। सोई हुई अपोजिशन का यही इमरान खान को फ़ायदा है कि जब इनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आता है तो उस वक्त उस रद्द-ए-अमल की कोई अफादियत नहीं रह जाती। तो बाकी इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने TTP के साथ मुज़ाकरात की बात की है। अफ़गान तालिबान इस हवाले से सालसी कर रहे हैं। इन लोगों को इमरान खान कौमी धारे में लाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फ़ौजियों की गर्दनें काटी और उनके साथ फुटबॉल खेला। बच्चों तक को बेदर्दी से कत्ल किया गया, कई लोगों को ज़िबा किया गया। APS का वाक़या कौम कतई तौर पर नहीं भूल सकती। फिर GHQ के ऊपर हमला हुआ, ISI हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, कामरा एयर बेस पर हमला हुआ। इसी तरह से कई दीगर एयरफोर्स की तनसीबात, फ़ौजी तनसीबात और नेवल तनसीबात पर हमला होते रहे। महरान बेस पर 2 ओरियन तैयारे जो इंतहाई ज़्यादा कीमती थे, 2 ही पाकिस्तान के पास थे, जासूसी वाले ये तैयारे इन तालिबान की तरफ से तबाह कर दिए गए। ऐसे तालिबान के साथ इमरान खान कहते हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको कौमी धारे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि इमरान खान ऐसे लोगों को कौमी धारे में लाना चाहते हैं तो कोई भी इसकी हमायत नहीं करेगा। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगना चाहते हैं और उनमें वो सफ़ाक लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने वो सारा कुछ किया था जिसकी हमने बात की है। ऐसे लोग भी अगर कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं तो उनको अपनी सज़ा भुगत कर कौमी धारे में शामिल होना होगा, जो भी उनकी सज़ा बनती है। कई फ़ौजियों के सर कलम करके उनके साथ फुटबॉल खेला गया, बच्चों को ज़िबा किया गया, ख़वातीन के साथ जुल्म और जबर किया गया। ये सारी चीज़ें काबिल माफ़ी नहीं हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि हम उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं और जिनके गुनाह इतने बड़े नहीं हैं जिनको नाकाबिल माफ़ी करार दिया जा सके। पूरी दुनिया में माजी में भी ऐसा होता रहा है कि फ़ातिहीन मफ्तूहीन को माफ़ करते रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल फ़तह मक्का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ शराइत भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आयद की गई थी
کس کو کس حد تک معافی دی جا سکتی ہے، کس حد تک جرائم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ ایسے ہی طالبان میں اگر کچھ لوگ موجود ہیں جن کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو یقیناً معاف نہیں کیا جانا چاہیے، اور نہ ہی یہ حکومت ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو باقی طالبان کو پتہ ہے، افغان طالبان کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ پاکستان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی حمایت پر آمادہ ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ طالبان افغانستان کے اندر جو باغی ہیں ان کے لیے طالبان کا رویہ ناقابل لچک ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف جو لوگ سرگرم رہے ہیں، سرگردہ رہے ہیں، فوج کے خلاف جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، فوج کے خلاف حملے کرتے رہے ہیں، فوجیوں کو مارتے رہے ہیں، سویلین کے خلاف ان کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، اداروں پر حملے ہوتے رہے ہیں، عام آدمیوں کو مارا گیا ہے۔ 70,000 سے زائد لوگ ان حملوں میں کام آ چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان کا حساب کسی نے تو دینا ہوگا۔ جو لوگ ایسے حملوں میں ملوث نہیں ہیں یا ان کا کردار انتہائی زیادہ کم تھا، ان لوگوں کو قومی دھارے میں لائے جانے سے کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہم آپ کو قریب نہیں آنے دیں گے، تو یہ مزید مضبوط ہو کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس حوالے سے یہ پالیسی انتہائی زیادہ افادیت کی حامل ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کچھ گروپوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ظاہر ہے ان گروپوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہوگی جو ریاست کو مانتے ہیں، جو ریاست کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو مانتے ہیں، اور طالبان میں ایسے کئی گروپ ہیں جو اس سب کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتی تو وہ سارے کے سارے گروپ متحد ہو کر حکومت کے خلاف سرگرم رہتے، ریاست کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے، اور جو کارروائیاں کر بھی رہے تھے۔ جیسے ہی عمران خان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے، طالبان کے بڑے گروپوں کی طرف سے شمالی وزیرستان میں جو ان کی کارروائیاں ہو رہی تھی، جو حملے ہو رہے تھے، ان کی طرف سے ان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگلی بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کچھ گروپوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر وہ گروپ مضبوط ہو جائیں گے، حکومت بھی مضبوط ہو جائے گی، اور پھر جو ان گروپوں کے ساتھ مقابلے میں گروپ ہوں گے ان کا کلا کما کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، ان کو انجام تک پہنچانا، اور ان کے ناپاک وجود سے پاک دھرتی کو پاک کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اپوزیشن اب تک سوئی ہوئی ہے، اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن سو نہ رہی ہو، بلکہ اپوزیشن کی طرف سے اس کو قبول کر لیا گیا ہو، اور وہ اس حوالے سے، کیونکہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا مفاد ہے، پاکستان کو کس طرح تحفظ دینا ہے، اس حوالے سے اپوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے عمران خان کی اس پالیسی پر کسی قسم کا رد عمل، منفی رد عمل نہیں دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہو، ایک سوچی سمجھی سکیم ہو جو پاکستان کے مفاد میں ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خاتمے میں یہ ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔